हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आए हैं नए क्वेश्चन के साथ में पीवाईक्यू रिवीजन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कौन से क्वेश्चन है आज और कैसे प्रैक्टिस करना है, 30 सेकंड में आंसर करना है इन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डीआई का क्वेश्चन है। सॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि डीआई का क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछा जाएगा आपसे। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। 60 सेकंड मिलेंगे डीआई के क्वेश्चन के लिए। काजल, संध्या, गीता, एके क्रिएशन, कृषु, रूबी, शिवानी, ख्याति, कुलसुम, मोहतशीम, मैं ब्लॉग्स। जल्दी से आंसर करो। कुलसुम, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट स्टार्ट हो जाओ। रुचि, गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। कैसे आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का? जय श्री कृष्ण संध्या। मिंकू, प्रॉपर दिख रहा है बेटा? 60 सेकंड दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करिए। मोहतशीम, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 डीआई। मान लो डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन आ गया आपके में, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? आरती, गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करो। कुल मिलाकर सभी वर्षों के लिए, यानी सभी वर्षों के लिए 15, 16, 17, 18, 19 के लिए इराक से तेल आयात का औसत और वेनेजुला से तेल आयात के औसत का अनुपात कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शीतल, छाया, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 डीआई, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन ही आपके सामने आएगा। तवर, आंसर करो बेटा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको इराक और वेनेजुला के तेल के आयात का औसत पता करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 2914। कैसे? सभी वर्षों के लिए इराक से जो तेल का आयात हुआ है, इराक कहाँ है हमारा, ये रहा। इराक में 15.8, 14.4, 15, 17.2, 24, 24.6, इन सबको टोटल कर लिया। वैसे ही वेनेजुला से तेल का जो आयात है उसको टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद में उनका अनुपात निकालना है। अब आप कहोगे 87 से 42 कैसे हो गया? अगर आप इसमें क्या करोगे, 3 का भाग देके देखो, 3 से डिवाइड करो, दोनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है? तो उससे आ जाएगा 2914। पूजा अभी नहीं आई है। रुचि, एग्जाम डेट बेटा। पूजा, रायमनी, आरती, लास्ट में मैं वीडियो के लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। शांति, गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, 2017 में ईरान से तेल आयात कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल तेल आयात का लगभग कितने प्रतिशत है? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। 60 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर के। ज्योति, गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्या होगा इसका आंसर?
जैसा कि आपको कहा है मैंने, डीआई के क्वेश्चन में 30 सेकंड और दूंगी, यानी कि आप सॉल्व करिए 60 सेकंड में। देखते हैं किसकी डीआई की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। राधे राधे अंशुनी, आंसर करो बेटा। 2017 में ईरान से तेल आयात का कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल आयात का लगभग कितने प्रतिशत है? स्वाति 360 पे बेटा वीडियो क्वालिटी कर लो, प्रॉपर दिखेगा बच्चे। वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21%। ईरान से कुल तेल आयात कितना है? ईरान से कुल तेल आयात यानी 20.5, 21.8, 21.2, 18.5, 17.5 को टोटल किया तो कितना आया? 99.5। किसका निकाला? ईरान से तेल जो 2017 में कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल तेल का जो आयात हुआ है उसका कितना है, यानी पहले तो टोटल निकाल लीजिए, फिर 2017 को देखिए। 2017 कहाँ है ये? 2017 में कितना था? 21.2। टोटल से हमें परसेंटेज निकालना है, तो टोटल से हमारा टोटल कितना आयात हुआ? 99.5। 2017 में हुआ 21। याद रखिए नीचे को हमेशा बड़ी डिजिट ही आएगी। जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो 99% ऐसा होगा कि जहां पर नीचे आपको बड़ी डिजिट ही लिखनी है। 21 इंटू 100 आंसर आएगा 21%। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते चलो सब लोग। फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है 17 जून। अरे भाई हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा। अनामिका बेटा यूजीसी नेट का एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आंसर करो इस क्वेश्चन का। दी गई अवधि के लिए कुवैत से तेल आयात में पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि या कमी का लगभग औसत कितना है? गुड आफ्टरनून नीति। क्वेश्चन नंबर 3 डीआई का ये क्वेश्चन। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे किसकी बारे में बात हुई है? कुवैत में। इन्होंने कहा पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि या कमी का लगभग औसत कितना है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? 2015। 2015 में क्या था? कुवैत कहाँ है हमारा? ये रहा। कुवैत में पिछले साल 2015 से पहले 2014 तो था नहीं, इसलिए हमने 13.9 को सेम एज इट इज लिख दिया। 14.8 बड़ा है, 13.9 था, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 0.9 का। सेम ऐसे ही 11 है, यानी कम हुआ है। कम हुआ है कितना? 3%। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, 0.3% का डिफरेंस है। 17 देखो याद रखो हमेशा प्रीवियस ईयर से निकालना है, यानी 2018 में 11.5 था, 2009 में 17.8 हुआ, यानी 6.3% की बढ़त हुई। अगर 11 की जगह यहाँ 17 की जगह 10 होता तो यानी कितना हो जाता? 1% की कमी हुई। अब हमने क्या निकालना है? क्योंकि पुराने साल से निकालना है, 2015 में 14 का डेटा नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ 16 से काउंट करेंगे। 16 में जो पुराना ईयर है 2015,
13.9, पुराना साल नीचे लिखेंगे, डिफरेंस ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आपने परसेंटेज निकाल लिया 84.6%, अब आपने देखा, अब आपने औसत निकालना है। कितने सालों का औसत? 2015 का इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि 14 ऑलरेडी दिया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि पिछला साल नहीं दिया इसलिए 15 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? 16 को, 17 को, 18 को और 19 को, 4 साल। तो आंसर कितना आएगा? 21%। याद रखिए, अगर आप लोग डीआई सॉल्व कर लोगे तो 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। गुलन्यास, पिंकी, योगेश्वरी, ठीक है। ध्यान से अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। अगर आपने डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो समझो 10 नंबर तो कंफर्म कर लिए। बाकी आपको किस पे मेहनत करनी है? आपको सिर्फ मेहनत करनी है बाकी के 40 नंबर पे। प्रणाम हेमा, आंसर करो सब लोग, फोकस करो सब लोग बेटा। निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में नाइजीरिया से तेल आयात में प्रतिशत वृद्धि या कमी सर्वाधिक रही? कोई भी चैट मत करो, जरा स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करने के लिए। एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया है, थोड़ा सा सीरियस होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर बाद में अपना पर्सनल चैट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में नाइजीरिया से तेल आयात में प्रतिशत वृद्धि या कमी कब रही है सर्वाधिक? और याद रखिए, जितने टाइम में आप कैलकुलेशन करते हैं उतने टाइम पे जेआरएफ जिसको चाहिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर भी कर देगा, क्योंकि जिसको जेआरएफ चाहिए वो दिन रात लगा हुआ है कि मुझे इस बार चाहिए तो चाहिए। अभिषेक का बिल्कुल सही आंसर है। एके क्रिएशन, गीता बिल्कुल सही है, रुपेश सही है, पूजा गलत कर दिया तुमने, फिर से सही करो। शांति का सही है, चंद्रिका फिर से देखो क्वेश्चन बेटा। उत्तम, गुड आफ्टरनून, आंसर करो इस क्वेश्चन का। टाइम बचा नहीं है, 6% लोगों को ही, अगर मान लीजिए 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है ना, तो कितने 6% 12 लाख में निकाल लो कितने बच्चों को ही क्वालिफाई कराया जाएगा। गायत्री, अब यहाँ पे आरती, गुड आफ्टरनून बेटा। अब इसका आंसर देखिए, किसकी बात? अच्छा, ये तो मैंने दूसरे का लगा दिया लग रहा है, एक मिनट रुको, ये तो मैंने कुवैत वाला, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ये इसको मत देखना, ये एक्सप्लेनेशन गलत है। इसका सही आंसर वैसे क्या होगा? 2017 ही होगा। ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहां पर आपको क्या करना था? नाइजीरिया का निकालना है। नाइजीरिया को निकालने के लिए क्या करना है? नाइजीरिया से तेल आयात में प्रतिशत वृद्धि या कमी 11.6, 10.5, 13.2, 15.9, 14.2। अभी जैसे कुवैत का निकाला था ना, पिछले साल से आपको निकालना है परसेंटेज। सेम यही चलेगा, पैटर्न सेम यही चलेगा, बस आपकी डिजिट चेंज हो जाएगी। सेम पैटर्न चलेगा, जो क्वेश्चन लिखा है इसका ये एक्सप्लेनेशन सही है, बस फिगर चेंज हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा 2017। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। यस, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही आएंगे। साक्षी 6% का ही क्राइटेरिया रखा गया है। ब्यूटी क्वीन संजना, गुड आफ्टरनून, और आंसर करो बच्चा इस क्वेश्चन का। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि 6% आप लोग इतनी मेहनत जहां कर रहे हो, थोड़ी मेहनत और सही। क्योंकि लास्ट में फिर ये हो जाता है कि कुछ पॉइंट से बच्चे चूक जाते हैं, वो कुछ पॉइंट को भी हमने कवर करना है। 60, 30, 20, 15 के अनुक्रम के अलग 2 पद कौन से हैं? जुबैर, गुड आफ्टरनून बेटा।
श्वेता आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5। गुड़िया क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया ना तो इजी हो जाएगा एग्जाम। सुदेश बेटा 360 वीडियो की क्वालिटी कर लो तो प्रॉपर दिखेगा। तीन सौ साठ पे वीडियो की क्वालिटी की सेटिंग से बढ़ा लो। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, 60 हुआ, 30 हुआ, कैसे 60 30 20 15, 15 के बाद क्या आएगा 12 और 10, 60 बाई 1, 60 बाई 2, 60 बाई 3, 60 बाई 4, 60 बाई 5, 60 बाई 6 होता जा रहा है। यानी इसका सही आंसर देखिए खुद से 10 और 12, बिल्कुल सही, वेरी गुड जॉब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब एनवायरनमेंट में ज्यादातर लोग ढेर हो जाएंगे, फिर भी कोशिश करिए। असर्शन रीजन, नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मी के महीनों में, याद रखो एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यूनिट है आपके में। नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मी के महीनों में बदतर हो जाती है। अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। गुड आफ्टरनून विशाली, जूम करें। देखिए इसका असर्शन और रीजन 60 to 70% आपका पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे ही क्वेश्चन के साथ भरा होगा असर्शन रीजन से। क्या लग रहा है इसका आंसर? सही बात है, गर्मी के महीनों में नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर होती है। कब की बात कर रहे हैं ये लोग? गर्मी के टाइम की बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका। ठीक है, इसका सही आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 है। गर्मी में क्या होता है, तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, चाहो तो एक बार पढ़ लो, क्लियर हो जाएगी चीज। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मी के महीनों में बदतर हो जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति आती है। प्रियंका पूजा वकार, अब आएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये वाला तो मैंने सेम क्वेश्चन ही डाल दिया, रुक जाओ जरा सा, ये वाला नहीं, ये वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 और टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। सोनाली गुड आफ्टरनून बेटा। दो शहरों में पी और क्यू में 360 किलोमीटर की दूरी है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी में क्यू तक जाती है और पी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आती है, तो कार की औसत गति क्या है? डीआई का फुल फॉर्म बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो वहां पर डीआई के क्वेश्चन होते हैं, डाटा आंकड़ों से जुड़े क्वेश्चन। रूबी गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करो इस मैथमेटिकल क्वेश्चन का, बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। करना कैसे था, इस क्वेश्चन को एनटीए ने हटा दिया क्योंकि इसका जो सही आंसर था 44.44 किलोमीटर है।
लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि अप्रॉक्स में बताइए, इसलिए अप्रॉक्स में ना होने की वजह से यहाँ पर हम 45 इसको नहीं कर सकते। सही आंसर था 44.44 किलोमीटर। अब यहाँ पर याद रखिए, जब इस तरीके की चीज आ रही हो कि एक तरफ एक कार एक दिशा में जा रही है और दूसरी तरफ से आ रही है, तो जब उनकी एवरेज पूछा जाता है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू जिस दिशा में जा रही है उसको लिख दीजिए, इंटू जिस दिशा से आ रही है उसको लिख दीजिए, नीचे दोनों को आपस में प्लस कर दो। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शिवानी, 2020 और 2021 दोनों के क्वेश्चन मिले जुले हैं आज के सीरीज में, ठीक है। 2020 के क्वेश्चन भी हैं और 2021 के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करिए जल्दी से। भारतीय दर्शन का अंतर्निहित कारण अरस्तु द्वारा बताए गए कौन से कारणों के सदृश है? यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन चल रहा है और आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। गुड इवनिंग दक्ष। प्रीति, सी कैसे होगा बेटा? अरस्तु ने रियल वर्ल्ड को ज्यादा बोला है, वास्तविकता की तरफ सबसे ज्यादा है, और उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, भौतिक कारणों के सदृश बताया है। किसने? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 9, पूजा, सर्च करने से कुछ नहीं मिला? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कहां से क्या करना है, तुम लोगों को मैं सब बताती हूँ। तब तक क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों ने कंटेंट कहां से कैसे सर्च करने हैं। किसी एक पे डिपेंडेंसी को खत्म करिए, सिर्फ बुक पे डिपेंडेंट मत रहिए, सिर्फ क्लासेस पे डिपेंड मत रहिए। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाए हैं टेलीग्राम पे, पेपर 1 पेपर 2। किस लिए? मान लीजिए पूजा को किसी चीज की जानकारी है, वो उसको शेयर कर सकती है, रुचि को किसी और चीज में अच्छी तरीके की नॉलेज है। जब आप लोग आपस में मिलकर डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी टाइम बहुत कम है, यस। चलो कोई बात नहीं पूजा, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि जो मैं क्लासेस ले रही हूँ उसी में आप सब चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड प्रीति, ऑप्शन नंबर सी। कृषु, ध्यान से बेटा, एक सही है और दूसरा सही नहीं है। संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है, ये बात सही है। संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षणिक स्वतंत्रता संभव नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, पूजा मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि पेपर 2 के भी पीवाईक्यू करवा दूं और एमसीक्यू, ठीक है। संध्या, 360 पे वीडियो की क्वालिटी करके देखो बेटा। क्वेश्चन यूजीसी नेट के इतने लेंदी हैं जो स्क्रीन पे मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है। इससे कहीं ज्यादा और ज्यादा क्वेश्चन डेंजरस आएंगे, बट फिर भी कोशिश करो समझने की। उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। किसके द्वारा उस पर बल दिया गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना वहां पे एग्जाम में,
तो उस टाइम पर आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सेम है। पूजा मैं बताती हूँ बेटा, तब तक टेलीग्राम ज्वाइन करो और हिस्ट्री में क्विज जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट करो। तुम लोग अपने अपने पेपर 2 में कम से कम अगर थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले लो ना, तो कितनी चीजें तुम लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। उच्च शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। किसने इस बात पर बल दिया? शिक्षा नीति, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ श्वेता, बना हुआ एजुकेशन का हिस्ट्री भी बना हुआ है, उसमें ज्वाइन करो, ठीक है, और उसमें जो कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़ो। संप्रेषण के संबंध में कौन सा सही है? कम्युनिकेशन, यहां पर आपके सामने। मोहतशीम बेटा, एफ ऑप्शन कहां पे है? रुद्रा, वेरी गुड बेटा। इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड शबना। सुदेश, गलत कर दिया बेटा। थोड़ा सा थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। संप्रेषण के संबंध में, यानी जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये बात बिल्कुल सही है। फिल्टरिंग प्रोसेस है, कैसे फिल्टर करोगे कम्युनिकेशन को? बैरियरलेस है। बैरियरलेस कैसे हो सकता है? क्योंकि कभी कल्चरल बैरियर आ जाते हैं, कभी साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी बैरियर है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते समय अचानक से कहीं से तेज आवाज आने लग जाए, है ना, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हाँ रुचि, होम साइंस का भी है। एड पॉपुलम चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब एक ने जिस तरफ चले सब उस तरफ चल दिए, समझे? यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कलेक्टिव प्रोसेस है, यानी सामूहिक है। यानी अगर हम सोचे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम अपने आप से अकेले बात कर लें, तो कितनी देर बात कर लेंगे? उसके लिए कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर, लो, हैंग हो गया मुझे लग रहा है, 1 मिनट होल्ड करो जरा सा। एक मिनट रुकना जरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए। गर्मी इतनी हो रखी है, क्या होगा? साइकोलॉजी का भी है, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वहां पे आप लोग ये मत सोचो कि यार मुझे कोई बना के देगा कोई। बाकी जो पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं दूंगी ही दूंगी, लेकिन फिर भी क्विज वगैरह तो एटलीस्ट तुम लोग कर सकते हो आपस में। क्वेश्चन नंबर 12, सोशलॉजी का पीवाईक्यू करवाती हूँ बेटा। आंसर करो अभी इस क्वेश्चन का। किसी शहर में 8 घंटे के दौरान उसके शोर स्तरों के समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल बताया गया। यहां एक किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर डी को, यानी माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
इसका एक बार आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़िए। संकेताक्षर डीबी, डीबी का क्या मतलब होता है बच्चे? डीबी का क्या मतलब होता है बताना जरा। डीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? संतोष, गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने जनरली ध्वनि के मापक के रूप में डेसिबल सुना है। डेसिबल क्या होता है? डीबी ही तो होता है। तैयारी नहीं हुई है, कैसे डाउनलोड करें? अभी आरती क्लास के लास्ट में मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, लिंक वहां से कर लेना, ठीक है? डाउनलोड और पढ़ना। एक इसको यहां पर इन्होंने बोला, ठीक है, डी फॉर डेसिबल, डीबी डेसिबल हो गया, ध्वनि की सापेक्षिक तीव्रता की इकाई। जबकि ए क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता की माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भाग को, यानी एक स्केल को निरूपित करता है। ए तीव्रता की माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को ए जो है निरूपित करता है, यानी बताता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपके लिए इजी होगा वहां पे जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना। अगर आप 4 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को लेकर के पढ़ाई करोगे तो होगा क्या, एग्जाम में आप क्वेश्चन तो पढ़ने की बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा होगा आपका, ऐसा लगेगा कि पेपर या तो छूट जाएगा और या फिर कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का पीवाईक्यू करवाया हुआ है पूजा, वीडियो की लिंक चेक करो। तुम लोग वीडियो चेक किया करो क्लास में। हिस्ट्री का पीवाईक्यू कराया है, हिंदी का कराया है, एजुकेशन का कराया है, ठीक है? बाकी जो बच्चे हैं जल्दी जल्दी उनको भी करवाएंगे। शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसके सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जहां पर भी क्रिएटिविटी आएगी, इमेजिनेशन ही तो होती है, परिकल्पना। कल्पना का मतलब क्या होता है बेटा? कल्पना का मतलब ही है इमेजिनेशन। थैंक यू आरती। दिनेश, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, कौन सी डाउनलोड नहीं हुई? लाइब्रेरी साइंस का बेटा मैं चेक करती हूँ, ठीक है? हाँ, अभी तुम लोग टेलीग्राम पे बात कर लेना, अभी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कौन सा बी होगा? इसमें बी आंसर लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन का बी आंसर कैसे होगा पूजा? करके बताना जरा। चलो क्वेश्चन नंबर, संजना डाउट है किस वाले क्वेश्चन में? बेटा डी ही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इज लार्जेस्ट, किसमें सबसे ज्यादा होती है? शोध समस्या की, अगर हम शोध समस्या की पहचान करते हैं उसमें कौन सी क्रिएटिविटी है? क्रिएटिविटी क्या है? किसी चीज के बारे में हमने सोचना है, टेस्टिंग करनी है और उस पर आगे काम करना है। अगर हमें परिकल्पना निर्माण करने में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है कि हमें करना क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BEACD। सबसे पहले जनसंपर्क यानी मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या आता है? सूचना आती है, फिर शिक्षा आती है, इंटरटेनमेंट आता है, संस्कृति का प्रसारण और सबसे लास्ट में आता है सोशल इंटीग्रेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार। क्रिएटिविटी पूछा है उन्होंने, ये थोड़ी ना पूछा है कि क्वेश्चन को आप अगर सर्च कर रहे हो तो उसमें कौन सी क्रिएटिविटी होगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है तो जरूर उसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हो।
कल वाली पीडीएफ बच्चे सब वहीं पर ही है। आंसर बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं, सही है, लेकिन डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्र मिश्रण से चलते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं, कथन दो गलत है, क्योंकि डीजल ईंधन उच्च वायु वाले ईंधन अनुपात वाले तनु मिश्रण से चलते हैं, छोटे मिश्रण से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित ईंधनों, याद रखिए 3 यूनिट सबसे ज्यादा आ रही हैं। एनवायरमेंट कंटिन्यू पूछा जा रहा है। एक चीज समझ लो, एनटीए को पता चल गया है कि तुम लोगों को किस चीज से नफरत है। तुम लोगों को हायर एजुकेशन बहुत कम होता था कि बच्चे पढ़ते थे, आईसीटी बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, एनवायरमेंट तो कोई छूता ही नहीं था, उसको छू के पैर छू के आ जाता था, है ना। एनवायरमेंट किसी के पास अगर बुक है, मुझे इतना पता है कि बुक में तुम लोग क्या करते हो, टीचिंग पढ़ ली, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, डीआई के पैर छू लिए, डीआई से भैया हमें करना क्या, डीआई के पैर छू के आ गए, एनवायरमेंट के छू के आ गए, बाकी उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। तो अब वही आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एनटीए को भी पता है कि बच्चे इसको नहीं पढ़ते, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरोही क्रम। यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया इसमें, कोयला, लिग्नाइट, फिर हो गया गैसोलीन, उसके बाद हो गया प्रोपेन, और सबसे लास्ट में आया नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी, सुपर्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार यहां पर देख लो चाहो तो, अवरोही क्रम इसका और कितनी किसकी कैपेसिटी है, कोयले की कैपेसिटी। हाँ, एनटीए के नए मेहमान हैं जिनको तुम लोग बाहर से ही टाटा बाय बाय कर देते थे ना, वो घर के अंदर घुस के बैठ रहे हैं। ईंधनों का उनके दहन के अनुसार प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर, याद रखिए पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अवरोही क्रम, अवरोही यानी जिसमें सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखिए, जैसे कि कोयला, कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 215, गैसोलीन में है 157, प्रोपेन में है 139 और प्राकृतिक गैस 117। नोट डाउन कर लेना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 70। कार्बन उत्सर्जन के बेटा अब एमसीक्यू करवाएंगे, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू, जिसमें कि मैं सारी डिटेल दूंगी आपको, ठीक है, बहुत जल्दी वो भी करवाऊंगी रात की क्लास में। पढ़ के आंसर करो क्वेश्चन नंबर 70। एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने की, जहां पे सुधार किया जाएगा उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी करो और वीडियो को एक लाइक कर दो सब लोग। गुड आफ्टरनून तौसीफ, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे, एक बार पढ़ लो।
एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहा है। अगर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? आपका क्रियात्मक शोध के दायरे में आएगा। क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च किसी समस्या को पहचानने, उसके निदानात्मक उपाय सुझाने के लिए आयोजित की जाती है। संगीता, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है, तो यहां सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 80। अभी मैंने आपसे कहा था ना कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, ये वो बैरियर्स है और यहां पे आपको इसकी मैचिंग करनी है। आंसर करो तेजपाल, गुलन्यास, इस क्वेश्चन का। तौसीफ, फिर से पढ़ो बेटा एक बार क्वेश्चन। समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, different understanding of the message, passive audience reception of the message, prejudice against certain ethnic groups। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनक्लियर प्रिंटिंग इन न्यूज़पेपर किसमें आती है? आपकी आती है भौतिक ध्वनि में। आपकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज यानी संदेश की विभिन्न समझ किसमें आती है? सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग में। मैसेज यानी संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण किसमें आता है? मनोवैज्ञानिक ध्वनि में। और कुछ सजातीय समूहों के प्रति पूर्वाग्रह किसमें आता है आपका? सॉरी, हमने गलती कर दी ना, ऑप्शन नंबर बी का 4 होगा। यहां से थोड़ा गलत कर दिया, इसको सही कर लेना, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ ये PYQ है मंसूरी, तुक्का मारा था। चलो कोई बात नहीं, थोड़े बीच में गलत एलिमेंट्स आ जाते हैं वीडियो के, तो उनको रिमूव करने के चक्कर में दिमाग घूम जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, चलिए आंसर करिए। हाँ हेमा, वहां पे थोड़ा सा गलती हुई है, उसको ठीक कर लेना। यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री की सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य का स्थानापन्न हो सकता है। ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर, पिंकी ध्यान से बेटा, चंद्रिका ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करो, सुदेश, जुबैर, बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सही एक गलत है और दूसरा सही है। एक जो है वो कैसा है? गलत है, और दूसरा सही है कि ऑनलाइन विधियां शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक है, सप्लीमेंट्स है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एट इफ यूज केयरफुली, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 आईसीटी का आपका क्वेश्चन। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि क्लास के बाद आपको मिलने वाली है ये क्लास की फ्री पीडीएफ। तो जिसको भी फ्री पीडीएफ चाहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज द्वितीयक स्टोरेज में भेद करने के लिए
कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुड इवनिंग राजीव, ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्टोरेज तेज और अधिक खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता है। इसमें से कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में जो डिफ्रेंशिएट करना था उसके बारे में पूछा है। तो प्राथमिक स्टोरेज कैसी होती है? फास्टर, मोर एक्सपेंसिव एंड नॉन परसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर ये देखो 20 का एक्सप्लेनेशन भी है, चाहो तो एक बार देख लो। प्राथमिक स्टोरेज कौन सी होती है? रैम, रोम। द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज होती है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर करिए। इस तरीके का क्वेश्चन अगर लिखा होगा तो उसे हम क्या करेंगे? फाइव फोर सेवन टू को लिखा 9, 6342 को लिखा 6, 7584 को लिखा 6 और 9237 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर किसने दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। क्यों? 5470 को इन्होंने लिखा है 9 इंडिकेट किया, यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल है। 63482 का और क्या इन्होंने डोनेट किया, यहाँ पे डिनोट किया 6 से, यानी 6 से विभाज्य है। 7584 6 से विभाज्य है। सेम ऐसे ही 9237 एक विषम संख्या है और इसके अंकों का योग होता है 9237 21, जो कि 3 से विभाज्य है। तो सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। किसका सही आंसर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। क्वेश्चन को घुमा देखिए कैसे दिया गया। 5472 को टोटल करके देखा गया कि किससे डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही 6342 को जोड़ दीजिए और फिर देखिए किससे डिवाइड होगा। 9237 टोटल बना 21, किससे डिवाइड होगा? 3 से। आंसर है आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिएगा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऐसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, आईसीटी के हो सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3G इज अ
लॉन्ग रेंज, लॉन्ग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, सम एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स high bandwidth cannot be carried out by using 3G. Bluetooth is a short range wireless technology which is used to connect devices together for data transfer. ब्लूटूथ इज अ लो कॉस्ट, ब्लूटूथ में कोई ज्यादा पैसा तो लगता नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगी, लो कॉस्ट। याद रखिए ऐसे आपके फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय तर्क शास्त्र में, पढ़ो जरा क्वेश्चन खुद से, लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे लग रहा है आज कुछ गड़बड़ हो रहा है काम, कुछ के क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं। लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। राधा गुड आफ्टरनून बेटा। शिखा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय तर्कशास्त्र में इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म, माइनर टर्म में मिडिल टर्म का होना क्या कहलाता है, पक्ष धर्मिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो तरन्नुम। शिखा 360 पे बेटा वीडियो क्वालिटी करो, प्रॉपर दिखेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर है कि ये दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। वेब ब्राउजर का उद्देश्य वेब से सूचना संसाधनों को प्राप्त करना और उन्हें उपयोगकर्ता के डिवाइस पर प्रदर्शित करना, जैसे कि उदाहरण के लिए विकिपीडिया एक यूआरएल कोड है, HTTP लगा है, यानी ये एक हाइपरटेक्स्ट क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से HTTP का फुल फॉर्म बताना जरा। ये एक यूआरएल कोड है, जब उपयोगकर्ता द्वारा ब्राउजर पर सर्च किया जाता है तब प्रारंभ होने वाला पहला वेब पेज। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड हेमा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड वेरी गुड। याद रखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक संख्यात्मक लेवल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है, जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और यह होस्ट तथा स्थान दोनों को ज्ञात करने का कार्य करता है। HTTP इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। और ऐसे क्वेश्चन हम असर्शन रीजन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा 60 से 7% ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और ये रियलिटी है आज की।
क्वेश्चन नंबर पढ़िए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो गया अब। क्वेश्चन नंबर 25, शोध में आईसीटी के उपयोग से शोध परिणामों की अधिक गम्यता और परिशुद्धता सरल होती है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश में नहीं है यहाँ पे। ओहो, इंग्लिश वाला रह गया मेरे से, चलो कोई बात नहीं, हिंदी वाले दे लो तब तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 25 ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का सी कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन आपने देखना है। 26, स्पीड पकड़ो थोड़ी सी, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज और उनके डिस्क्रिप्शन। एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं टाइम स्टार्ट करूंगी। ऐसे ही एनटीए भी कई क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद अपने क्वेश्चन पेपर में देता है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। ऑप्शंस देखिए बेटा, क्वेश्चन इतना लंबा है कि मैं कैसे पूरा एक साथ दिखा दूं। मीना गुड आफ्टरनून बेटा, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि जिसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैंने शो ही कैसे कर दिया, क्योंकि ये इतना लंबा क्वेश्चन है कि इवन इसको यहां तक करने के लिए मेरे को स्क्रीन एकदम जूम करी हुई है मैंने। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कंपैरिजन, तुलना यानी वर्बल टेस्टिमोनी। और ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, ऐसे देख सकते हो तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 26, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ में एक बार इसको थोड़ा आप आराम से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक किसका बता दिया मैंने, 27। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करिएगा। क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा दे रही हूं पहले, है ना, इजी हो जा रहा है तुम लोगों के लिए आंसर करना। मीना क्या पता नहीं चल रहा, सबने देख लिया ना आंसर, सब बहुत, क्या बताएं, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। जीवित देवदत्त या तो अपने घर में, अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है, अतः जीवित देवदत्त कहीं और है। कहां पे है, किसी को पता है कहां पे है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सबको रटा होना चाहिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इम्प्लीकेशन। पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स दे जाएगा। सही है, सही है। कभी कभी ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन पेपर में एनटीए भी कभी कभी ऐसा कर देता है कि मिलते जुलते क्वेश्चन के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। Swayam is an initiative of Government of India aims at promoting the self-help groups in rural areas. E-Tantra is an initiative to spread education in embedded system and robotics by IIT Mumbai through MHRD NMEICT. खाने गया होटल हो फो टकलू के घर गया। ये टकलू कौन है भाई? ओहो, टहलने गया है। तुम लोग तो बहुत बढ़िया है। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 28। क्या होगा इस क्वेश्चन का? ई तंत्र, ई यंत्र। ई यंत्र होता है बिल्कुल। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है पूजा? बी बिल्कुल सही है सत्यरंजन, वेरी गुड बेटा। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही गलत हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है, जबकि इन्होंने क्या लिखा है? स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज। ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत दिए गए हैं। 29, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को क्या लिखा है क्वेश्चन? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है? क्वेश्चन नंबर 29। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि सी या बी या फिर ए। इन्हीं में से तो है कोई एक आंसर। डी या बी या फिर ए या फिर सी, क्या होगा आंसर इसका? एग्जाम आने के बाद क्या करें मैम, इतना कितना पढ़े और या PYQ? अच्छा। बेटा ये थ्योरी इसलिए है जिससे कि आपको, जिन्होंने, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं, ठीक है, तो उनको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, है ना। उनके लिए थ्योरी यहाँ पे दी हुई है। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन यानी वैकल्पिक शिक्षा, ठीक है, इसको सबने पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 29, चलो भाई हो गया 29। 29 क्वेश्चन आज आपने सॉल्व किए हैं और 29 में से किस किस ने क्वेश्चन का सही आंसर किया है? किस किस ने इसका सही आंसर किया है, जल्दी से बताना। बस हो गया शेफाली, हो गया। सब लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक शेयर करो और मैं लिंक शेयर करती हूं जहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिलेगा। एक मिनट यार, आज थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा। टाइम बचा नहीं है, कभी भी डेट आ सकती है। ध्यान नहीं दिया? 9 बजे वाली क्लास का टाइम कितने बजे कर दें? 8:45 रखा है मैंने आज रात की क्लास का। ये लो भाई, लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। ये लीजिए।
लखनऊ वाली डेट नहीं आई है अनसुनी, मैंने कल चेक किया, बहुत चेक किया, बट मैंने देखा उसमें अभी 2022 का नहीं आया, उसमें 2021 का अपडेट है। 10 बजे कर दें, रात को 10 बजे कर दें। 10 बजे तुम लोग पढ़ोगे रात को? मुझे क्या है, मैं तो 10 बजे क्या 11 बजे भी कर दूंगी, बताना जरा तुम लोग एक बार। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सब लोग, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, ठीक है? चलो, थैंक यू ब्यूटी। PYQ हिस्ट्री की पूजा, बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करो जरा, सुबह कर दो शाम को कर दो, तुम लोग तो ना बच्चे की जान ले लो मेरी, हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात की क्लास में। हाँ गुड़िया, यही करती हूँ बेटा।